हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ट्वेल्थ में हैं या फिर आईआईटी जेईई या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फिज़िक्स का जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स उसको एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। पेज नंबर 29 को हम लोग यहाँ तक एक्सप्लेन कर चुके थे लास्ट क्लास में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उसका प्लेलिस्ट का। आप बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा आपके ट्वेल्थ में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो चलिए फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के बीच में अप्लाई होता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का फॉर्मूला होता है Q × 2a। ये हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसको मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया है। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन मोस्ट मोलिकुल्स द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेज एंड नेगेटिव चार्जेज लाई एट द सेम प्लेस। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो उसका सेंटर होता है मॉलिक्यूल्स का, उसी पे वहीं पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों लाई करते हैं। देयरफॉर द डाइपोल मोमेंट इज़ जीरो। इस कारण से जो हमारा ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। आप केमिस्ट्री में बहुत सारे बार डाइपोल मोमेंट देखे होंगे। किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, तो मॉलिक्यूल में जनरली मान लीजिए ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि दो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी है हमारा वो एक ही जगह पर पाया जाता है, जिसके वजह से उसका डाइपोल मोमेंट जनरली जीरो होता है। CO2 एंड CH4 आर ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरह का जो हमारा मॉलिक्यूल है उसको उसमें हम लोग मीथेन यानी CH4 को ले सकते हैं या फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। इन दोनों का जो मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, एक केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है या फिजिक्स में भी। However, they develop a dipole moment when an electric field is applied। लेकिन वो क्या करेगा कि डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर सकता है अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाए तो। बट इन सम मोलिकुल्स द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। मतलब कि बहुत सारा ऐसा मोलिकुल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करता है, दोनों में थोड़ा सा सेपरेशन होता है। देयरफॉर दे हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके कारण क्या होता है, उसको परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सेटअप होता है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी अप्लाई किया जाए, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो सेटअप रहता है। सच मोलिकुल्स आर कॉल्ड पोलर मोलिकुल्स। इस तरह का जो मोलिकुल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मोलिकुल्स। पोलर मोलिकुल किसको बोलेंगे, वैसा मोलिकुल जिसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में सेपरेशन रहता है। चूँकि दोनों चार्ज का वैल्यू हमारा सेम होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि वो पोलर मोलिकुल है। वो जो भी मोलिकुल होगा वो पोलर मोलिकुल होगा। फिर है वाटर मोलिकुल्स। H2O इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। अब H2O जो है, वाटर जो है हमारा क्या है, एक पोलर मोलिकुल है। उसमें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्रिएट हुआ रहता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच सेपरेशन रहता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी उसमें क्रिएट रहता है। फिर है वेरियस मटेरियल्स गिव राइज टू इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ and important applications of the presence or absence of electric field। बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जो इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी वाला रहता है, उसमें प्रेजेंस और एब्सेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें उपस्थित है या अनुपस्थित है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। फिर हम लोग एक एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, आप लोग ध्यान से समझेंगे। टू चार्जेस ±10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। Determine the electric field at point P on the axis of electric dipole 50 cm away from its center O on the side of positive charge as shown in figure। मतलब कि हमारा एक +10 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरा -10 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और एक 15, इसका जो सेंटर है यहाँ से 15 सेंटीमीटर किधर, 15 मिलीमीटर किधर है, हमारे इस साइड में है, पॉजिटिव चार्ज वाले साइड में है। जो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है P पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम कुछ P दे दिया गया है, जो इसके सेंटर से
15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्सियल लाइन वाला फार्मूला, इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर है पार्ट ए हो गया, जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है, और इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ से ये जो पी पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। इसी पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। ये पार्ट ए का हमारा फिगर हो गया। अब पार्ट बी को ध्यानपूर्वक केयरफुली समझिए। ए पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल एज शोन इन फिगर। अब एक पॉइंट पे हमारा, जैसे ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच रहे हैं, ये हमारा इक्वाटोरियल लाइन हो जाएगा। इसमें कहीं पे 15 सेंटीमीटर पे हमारा पी पॉइंट है, वहाँ पर क्यू पॉइंट है, सॉरी वहाँ पर क्यू पॉइंट है हमारा। उस क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब ये इसमें हम लोग इक्वाटोरियल लाइन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो ये फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, इस फिगर के बारे में बोल रहा है। -10 माइक्रोकूलम चार्ज, +10 माइक्रोकूलम चार्ज 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे क्यू पॉइंट है। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो लास्ट क्लास में, मतलब पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। और अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे और दोनों का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 30 में मूव करते हैं। पेज नंबर 30 को हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन इसका। पहला बुक कंडीशन जो था हमारा, फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज +10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम के कारण जो हमारा चार्ज का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है पी पॉइंट पर, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, Q/4πε0 इंटू r²। Q/4π और ε0 का वैल्यू डाल दिया है इंटू 1/r²। Q/4π, Q का वैल्यू तो ऑलरेडी डाला हुआ है, /4πε0 का वैल्यू भी डाला हुआ है, और r²। तो r जो है हमारा वो कितना से कितना हो जाएगा, 5 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ 5 मिलीमीटर था, है ना, और यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, टोटल यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज के कारण ले रहे हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये टोटल डिस्टेंस में से हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। मतलब इसको, सॉरी पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर था तो इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी में जो है आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों को अलग अलग करके फिर वो जोड़ा है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग उसको भी देखेंगे डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज के कारण निकल गया। चूँकि पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर है और नेगेटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर, हम लोग निकाल इधर रहे हैं। इसके सेंटर से हमको डिस्टेंस लेना है। सेंटर से ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, और टोटल 15 में से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0.25 जो है सेंटीमीटर को हमको घटाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर 5 मिलीमीटर आता, तो 5 मिलीमीटर का हाफ हम लोग कर देंगे, मतलब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो फाइनली हमारा ये 0.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर को भी फाइनली हम लोग 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सारा कुछ हम लोग मीटर में ही ले रहे हैं। फाइनली इसको जो कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा वैल्यू है वो आ जाएगा 4.13 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, है ना, अलॉन्ग BP। यह जो हमारा BP ये डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हमारा इस तरफ है, ध्यान से समझेंगे, एक बार फिगर को मैं दिखा रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज हमारा लेफ़्ट साइड में है और पॉजिटिव चार्ज हमारा राइट साइड में है, और हमको निकालना है यहाँ पे फाइंड करना है। और यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस हम लोग को यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस में हम लोग ये वाला डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस को। तो फाइनली हमारा ऊपर घटा रहे थे, नीचे हम लोग जोड़ देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, 15 + 0.25। अब ये सेंटीमीटर में आ गया, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में आ जाएगा। चूँकि चार्ज का वैल्यू हमारा दोनों सेम है, पॉजिटिव ले या फिर निगेटिव ले, तो Q/4πε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। ये एनसीईआरटी का मेथड है। आप चाहे तो डायरेक्ट 1/4πε0 का वैल्यू ऊपर डाल सकते हैं, 9 × 10⁻9, है ना। वैसे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लेंदी कर देगा। यहाँ पर पाई का वैल्यू आप 22/7 डालिए या 3.14, जो डालना है डाल दीजिए।
सेम वैल्यू आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आता है 3.86 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये थोड़ा सा जो डिफरेंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का मिल रहा है, यहाँ पर 4.13, यहाँ पर 3.86, वो डिस्टेंस में डिफरेंस आने के कारण, एक का डिस्टेंस हम लोग यहाँ से लेते हैं, दूसरा का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर लेते हैं, या पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस या निगेटिव चार्ज का डिस्टेंस, है ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू टू चार्जेस ए एंड बी इज़। अब इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर, वो हमारा कैसे होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, फिर से फिगर को देखते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पी पॉइंट है। नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला में से हम लोग क्या करेंगे, कम वाले को घटा देंगे। मतलब फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना है वो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो वही घटाया गया है यहाँ पर 4.13 इंटू 10⁻6 में से 3.86 इंटू 10⁻6 को घटाया गया है, तो फाइनली 2.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आपको मिल गया है। ये नहीं सोचिएगा कि 4.13 में से 3.86 को घटाएंगे तो इतना कैसे आएगा, यहाँ पे पावर घट गया है, यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर 5 हो गया है ना। अब कंडीशन को देखिए फिर, इन दिस एग्जाम्पल द रेशियो OP बाई OB इज़ क्वाइट लार्ज इक्वल टू 60। अब इस कंडीशन में जो OP बाई OB का जो रेशियो है वो काफ़ी बड़ा है। Thus we can expect to get approximately the same result as above by directly using the formula of electric field far away point on the axis of dipole. For a dipole consisting charges plus minus q at 2a distance apart, the electric field at distance r from the center of the electric dipole as magnitude। मतलब इसका कहना है कि यहाँ पे हम लोग ये वाले फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करके भी हम लोग ये जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है वो वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक्सियल लाइन के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 2p/4πε0 इंटू r3। यह वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा मेथड या तो आप अप्लाई कीजिए या फिर इस पर वैल्यू पुट कीजिए, फटक से आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है वेयर P इक्वल टू Q इंटू 2a, जहाँ पर P का वैल्यू क्या होता है, Q इंटू 2a। 2a क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। तो चार्ज का वैल्यू हमको पता है और 2a का भी वैल्यू हमको पता है, और Q इंटू 2a करेंगे बस हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब P का हमारा आंसर आ जाएगा। 1/4πε0 का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, 9 इंटू 10⁹ होता है। और R मतलब वो दोनों चार्ज के जो मिड पॉइंट है वहाँ से लेके P पॉइंट जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, वो भी हमको पता है। बस इन सारी चीज़ों को डालकर हमको कैलकुलेट कर देना है। देखिए आगे फिर क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल एक्सिस इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव चार्ज Q टू पॉजिटिव चार्ज Q। मतलब इसका कहना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग हमेशा किधर से किधर लेते हैं, नेगेटिव Q से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। हेयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P, वो क्या हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू जो है वो चार्ज का वैल्यू इंटू दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वो जो मिलीमीटर में था उसको मीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली इतना कूलम्ब मीटर आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। ठीक है, अब इस फार्मूला पे हम लोग पुट करते हैं तो 2 इंटू पी, तो 2 इंटू पी हम लोग डाल दिए बाई 4π इंटू ε0। 4 बार बार ये 4πε0 का वैल्यू डाल रहा है, आप चाहे तो ऊपर 9 × 10⁻9 डाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई r²। यहाँ पर r जो है 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके और फिर उसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने पर जो है ये वैल्यू हमारा आ जाएगा r का। फाइनली इसको कैलकुलेट करने पर इतना वैल्यू आता है। ठीक है, फिर क्या है, along the dipole moment direction AB which is close to result obtained earlier। मतलब पिछले बार हम लोग देखे थे कि कुछ 2.7 आया था, इस बार 2.6 आया है, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम है। वही कहना है कि दोनों मेथड में से कुछ भी मेथड आप अप्लाई कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कंडीशन बी जो था कि Q पॉइंट पर हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, दो चार्ज था, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था। इसके इक्वाटोरियल लाइन पर हम लोग Q पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हमारा अट्रैक्टिव था नेगेटिव चार्ज के कारण, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर रिपल्सिव था। फाइनली मेन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दोनों के कंपोनेंट को हम लोग इस डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट फार्मूला डालिए, या फिर पहले नेगेटिव चार्ज के कारण निकालिए, फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालिए, फिर दोनों का कंपोनेंट अप्लाई कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
फिर देखते हैं ये कैसे सॉल्व किए हैं इसको। फिर है फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट B, मतलब कि Q पॉइंट पर जो हमारा प्लस Q मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का अलग अलग फाइंड किया गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण हम लोग फाइंड करें तो क्या फार्मूला हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है Q/4πε0 इंटू R²। तो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा चार्ज है Q/4πε0 डाल दिए और R², R जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक बार फिगर में आपको ले चल कर मैं बताता हूँ। यहाँ जो R है इस चार्ज नेगेटिव चार्ज से इस चार्ज के बीच देखिए या फिर पॉजिटिव चार्ज से इस चार्ज के बीच देखिए, दोनों सेम है और दोनों डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का वैल्यू हमको पता है, यहाँ से यहाँ का वैल्यू है 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर का आधा इधर हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर, है ना। अच्छा, ये ऊपर से नीचे है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस निकालना चाहे हम लोग Q और B के बीच का या फिर Q या A के बीच का, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर हमारा 2.5 मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 2.5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर, और प्लस फिर ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए उसका स्क्वायर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए उसका स्क्वायर। वही चीज़ वहाँ पर डिस्टेंस में डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है 15 का स्क्वायर और प्लस 0.25 का स्क्वायर और 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया गया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि Q/4πε0 इंटू 1/r² जो है हमारा। इसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर लिए, किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको फाइंड करने हैं किसके कारण, निगेटिव चार्ज के कारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/4πε0 इंटू 1/r²। तो R का वैल्यू फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सेम R का वैल्यू जितना यहाँ पे था उतना यहाँ पे था, अभी हम लोग देखे हैं दोनों सेम है। अब इसको कैलकुलेट किए तो इतना ही आएगा, इसको कैलकुलेट किए तो इतना ही आएगा। अब बस दोनों का कंपोनेंट हम लोग लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जब फार्मूला निकाले थे तो देखे थे कि इक्वेटोरियल लाइन में कंपोनेंट के तौर पे क्या आता है, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इसमें cos थीटा जुड़ जाएगा और ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इसमें भी cos थीटा जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा आ जाएगा। अब फिर है क्लियरली द कंपोनेंट्स ऑफ दिस टू फोर्सेज विथ इक्वल मैग्नीट्यूड्स कैंसल along the direction OQ बट एड अप along द डायरेक्शन पैरेलल टू BA। अब इसका कहना है कि y एक्सिस में अगर इसका हम लोग कंपोनेंट ले, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज के कारण इधर है, दोनों का वैल्यू सेम है। इसमें हम लोग साइन थीटा लगाएंगे इस वैल्यू के साथ, तो एंगल भी हमारा सेम है, नीचे भी साइन थीटा लगाएंगे इस वैल्यू के साथ, तो दोनों वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फाइनली ये इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, दोनों कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा। फिर है देयरफॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q ड्यू टू टू चार्जेस A एंड B इज़। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों के कारण क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा 3.99 इंटू 10⁶ है, 3.99 इंटू 10⁶ में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दोनों हमारा आपस में जुट जाएगा। 2 बार उसको जोड़िए या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू किसका है, cos थीटा का। cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। एक बार फिर से मैं आपको फिगर में ले चलता हूँ, कल वाले क्लास में आप ये चीज़ देखे भी थे। मान लीजिए ये एंगल थीटा हो या फिर ये एंगल थीटा हो, दोनों में से कोई भी एंगल को थीटा कंसीडर करें तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, B/H। तो B ये वाला हो जाएगा हमारा, ये वाला B हो जाएगा और ये वाला H हो जाएगा। तो B का वैल्यू कितना है, 0.25 मिलीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और H का तो वैल्यू हम लोग पहले से फाइंड किए हुए हैं कन्वर्ट करके, वही चीज़ यहाँ पे डाला हुआ है 0.25 डिवाइडेड बाई ये जो H का वैल्यू है वो H का वैल्यू। फाइनली इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आता है 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम बिलोंग BA। BA का मतलब ये वाला डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। B पॉइंट नेगेटिव चार्ज और A पॉइंट हमारा ये B पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और A पॉइंट नेगेटिव चार्ज, मतलब BA का डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। फिर है एज इन A वी कैन एक्सपेक्ट टू गेट अप्रॉक्सीमेटली द सेम रिजल्ट बाई डायरेक्टली यूजिंग द फार्मूला ऑफ डाइपोल फील्ड एट द नॉर्मल टू द एक्सिस। मतलब इसका कहना है कि जो पिछले मतलब पार्ट 1 में हम लोग देखे हैं कि अलग अलग निकाल के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़े या फिर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है P/4πε0 इंटू R³
उसमें 2p होता है एक्सीएल में 2p होता है, और इक्वेटोरियल में 2 नहीं होता है, सिर्फ p होता है और कोई चेंजेस नहीं होता है। ये वैल्यू हम लोग डालेंगे तो फिर भी उतना ही आंसर आएगा, हमारा सेम वैल्यू आएगा। तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यही है कि अलग अलग ना निकाल कर डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कीजिए। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीएल के लिए होता है 2p/4πε0 × r³ और इक्वेटोरियल के लिए होता है सिर्फ p/4πε0 × r³। फार्मूला को पुट कीजिए, फटक से आंसर आ जाएगा। फिर इसका कुछ पार्ट है नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर 31 में। तो हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 31 है हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जो फार्मूला मैंने बताया था p/4πε0 × r³, वही हमको डालना है p/q × 2a से हम लोग फाइंड कर लिए। जो p का वैल्यू पिछले क्वेश्चन में आया था, पार्ट ए वाले में आया था वैल्यू, वही इसमें भी रहेगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज का वैल्यू हमारा सेम है और 2a का भी वैल्यू हमारा सेम है। तो p का वैल्यू सेम है, /4πε0 का वैल्यू डाल दीजिए इंटू 1/r³। r का वैल्यू हमारा क्या है, जो हम लोग पहले फाइंड किए थे उसका क्यूब कर दीजिए। फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो सेम वैल्यू आ गया 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फिर है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अगेन द रिजल्ट एग्रीज विद द ऑब्टेन्ड बिफोर। अब इसका कहना है कि यहाँ पे हमारा इधर निगेटिव चार्ज था, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा किधर से किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन हमारा वैल्यू, इसका फाइनल वैल्यू किधर आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इस डायरेक्शन में। हमेशा ध्यान रखेंगे, दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक्सियल लाइन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन में होता है। एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन में होता है, और इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन की तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जबकि एक्सियल लाइन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है हमारा, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका 1.12 थोड़ा सा लंबा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको हम लोग टॉर्क फाइंड करते हैं, तो इसको हम लोग कल वाले क्लास में देखेंगे। तो कल वाले क्लास निश्चित रूप से आप अटेंड करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग थोड़ा सा टाइम देकर पूरा क्लास देखिए, पूरा क्लास आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक एक लाइन इस NCERT का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर आज के क्लास में रहने देते हैं इतना ही। हम लोग कल वाले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।